क्वेश्चन नंबर 39 है एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का। हम एग्जाम्पलर प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 की, यूनिट 2 इन केमिस्ट्री क्लास 11th। यूनिट 2 का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसकी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम हम पढ़ रहे थे। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम नंबर 39 है। टेबल टेनिस बॉल हैज़ ए मास 10 ग्राम एंड ए स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड। कोई टेबल टेनिस बॉल है जिसका मास है 10 ग्राम और स्पीड है उसकी 90 मीटर पर सेकेंड। इफ़ स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एन एक्यूरेसी ऑफ 4%, यदि हम स्पीड को मेज़र करते हैं विद इन एन एक्यूरेसी ऑफ 4%, वट विल बी दी अनसर्टेनिटी इन स्पीड एंड पोजिशन, तो उसकी अनसर्टेनिटी इन क्या होगी स्पीड के अंदर और पोजिशन के अंदर। हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगा के निकालेंगे। m है 10 ग्राम, हम इसको किलो में बदल देंगे, 10 की पावर माइनस 2 किलोग्राम। अनसर्टेनिटी इन स्पीड डेल वी होता है, ये 4% गिवन है ऑफ 90 मीटर पर सेकंड, तो हम निकाल लेंगे 90 मीटर पर सेकंड का 4%, 4/100 गुणा 90, 3.6 मीटर पर सेकंड। हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी फार्मूला लगा दिया, डेल्टा एक्स इंटू एम डी वी एच अपॉन 4 पाई। यहाँ से हम डेल एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। डेल एक्स है अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन, एम इज़ द मास, डी वी इज़ द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी, एच प्लैंक कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट है। तो डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इधर जो मल्टीप्लाई है वो भाग में आ जाएगा एम डी वी। तो डेल एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे। एच प्लैंक कांस्टेंट की 4 पाई 3.14 होता है पाई की वैल्यू, और मास 10 की पावर माइनस 2 किलो, और अनसर्टेनिटी इन दी स्पीड आ गई यहाँ पर 3.6 मीटर पर सेकंड। सारी वैल्यू पुट करी, डेल्टा एक्स आ गया। अनसर्टेनिटी इन दी पोजिशन 1.46, 10 की पावर माइनस 33 मीटर। क्वेश्चन 40, द इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एंड इज नेग्लिजिबल फॉर द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ ए सूटेबल एग्जाम्पल। हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है एंड मैक्रोस्कोपिक के लिए नहीं है, तो इसको प्रूव करेंगे हम। फॉर एग्जांपल, द लाइट फ्रॉम ए टॉर्च फॉलिंग ऑन ए रनिंग रैट इन ए डार्क रूम नाइदर चेंज द स्पीड ऑफ रैट नॉर इट्स डायरेक्शन, दैट इज पोजिशन। दिस मे बी फर्दर इलस्ट्रेट विद फॉलोइंग एग्जाम्पल। हमने क्या एग्जाम्पल लिया, हमने लाइट टॉर्च मारी दौड़ते हुए चूहे के ऊपर अंधेरे कमरे में, जिससे कि चूहे की ना तो स्पीड के अंदर चेंज आया, ना ही उसकी कोई डायरेक्शन और पोजीशन में चेंज आया। तो इसको हम और एक एग्जांपल से समझेंगे। फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास ऑफ 1 मिलीग्राम, तो 1 मिलीग्राम पार्टिकल यदि हम लेके चलें तो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगा दिया, डेल एक्स इंटू डेल वी, और मास को हमने इधर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया एच अपॉन 4 पाई एम, क्योंकि ये भी मास भी कांस्टेंट है, 1 मिलीग्राम लेके चल रहे हैं। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी, 4 पाई की वैल्यू 3.14, और मास जो है वो 1 मिलीग्राम को हमने किलोग्राम में बदल दिया, तो ये आ गया 10 की पावर माइनस 6 किलोग्राम। तो ये अनसर्टेनिटी इन दी डेल्टा एक्स और डेल्टा वी की जो वैल्यू आई, इट इज नियरली इक्वल टू 10 की पावर माइनस 28 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दस द प्रोडक्ट ऑफ द डेल एक्स एंड डेल वी एग्जैक्टली एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ज़्यादा कम है, 10 की पावर माइनस 28 फॉर पार्टिकल ऑफ मास ग्रेटर देन 1 मिलीग्राम, जो पार्टिकल मास है 1 मिलीग्राम का या उससे ज़्यादा, द प्रोडक्ट विल बी स्टिल स्मॉलर, हैंस दीज वैल्यू आर नेग्लिजिबल। इसलिए ये जो वैल्यू होंगी क्या होंगी, ना के बराबर होंगी, नेग्लिजिबल होगी। फॉर ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए यदि हमें सारी चीज़ निकालें, डेल एक्स डेल वी एच अपॉन 4 पाई एम, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर दें यहाँ पर, मास 10 की पावर माइनस 6 किलो की जगह 1 मिलीग्राम की जगह पर हमने 9.11 10 की पावर माइनस 31 किलो रख दिया, तो इसकी जो वैल्यू आएगी प्रोडक्ट की 10 की पावर माइनस 4 आएगी मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। 10 इफ अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन इन 10 की पावर माइनस 4 मीटर, अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी विल बी द 1.0 मीटर पर सेकेंड, विच इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट। ये जो वैल्यू है थोड़ी बहुत सिग्निफिकेंट है, इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं, हैंस द इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स एंड इज नेग्लिजिबल फॉर द
मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो बड़े पार्टिकल हैं उनके लिए नहीं है। एसेनबर्ग एंड सेंटी प्रिंसिपल एप्लीकेबल है सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाइड्रोजन एटम हैज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन सो म्यूचुअल रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन इज एब्सेंट। However, in the multi-electron atom, mutual repulsion between the electron is significant. How does this affect the energy of an electron in the orbitals of the same principal quantum number in multi-electron atom? तो हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का जो म्यूचुअल रिपल्सन तो होगा ही नहीं, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन होंगे किसी एटम में तो रिपल्सन होता है। तो हाउ डज दिस इफेक्ट ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल ऑफ द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन मल्टी इलेक्ट्रॉन, तो ये हम कैसे बताएंगे कि उसका जो इफेक्ट होगा एनर्जी का ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल ऑफ द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। तो इसके बारे में हमने बताना है। इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल डिपेंड ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ एन, हैंस different orbital of the same cell have same energy. However, in case of multi-electron atom, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उनको हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम कह देते हैं। द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड अपॉन n प्लस एल वैल्यू, वहाँ पर जो n प्लस एल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी एनर्जी। हैंस द सेम वैल्यू ऑफ n बट डिफरेंट वैल्यू ऑफ l, दैट इज डिफरेंट सब सेल बिलोंगिंग टू द सेम मेन सेल हैव डिफरेंट एनर्जीज। तो अलग अलग जो सब सेल्स होती हैं उनकी एनर्जी अलग अलग होती है। डिफरेंट सब सेल बिलोंगिंग टू द सेम मेन सेल हैविंग डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट एनर्जी होगी सेम प्रिंसिपल सेल के अंदर, डिफरेंट सब सेल की। उसके बाद में है मैचिंग टाइप क्वेश्चन। इन सम ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस वन ऑप्शन ऑफ लेफ्ट कॉलम में बी कोरिलेटेड टू द मोर देन वन ऑप्शन इन द राइट कॉलम, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मैच द फॉलोइंग स्पीसीज विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हमने मैच करना है। कॉपर 29 है, तो इसमें कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी? कॉपर 2 पॉजिटिव है, जिंक 2 पॉजिटिव है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव है। तो फर्स्ट किसी के साथ होगी कॉपर की, लास्ट में 3d10 4s1 आएगा, कॉपर का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। फिर दूसरे का डी आएगा, जो कॉपर Cu2+ है, डी में क्या कहता है Cu2+, मतलब कॉपर में से 2 निकल के 27 रह गए। 27 मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकल गया, एक यहाँ से निकल गया, 29 में से 2 गए, 27 रह गए, तो 39 रह जाएगा, एक एस में से निकल जाएगा, एक डी में से। और थर्ड का है ए, थर्ड है जिंक 2 पॉजिटिव मतलब 3d2 4s2 होता है, यहाँ पर 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो सिर्फ 3d10 बच गया। उसके बाद में जो फिफ्थ है क्रोमियम, उसका ई से कोरिलेट करेंगे हम। क्रोमियम 3 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव क्रोमियम जो होता है वो होता है 3d5 4s1, 3d5 और 4s1 होता है। 4s1 और 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो यहाँ पर सिर्फ डी के अंदर 3 बचेंगे, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम 3 पॉजिटिव की हो जाएगी। उसके बाद में है नेक्स्ट 43 क्वेश्चन। मैच द क्वांटम नंबर विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय दीज, क्वांटम नंबर दे रखा है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये किस से कोरिलेट है वो बताना है। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो बी से रिलेट करेगा, एनर्जी एंड साइज बताता है। एजीमुथल जो क्वांटम नंबर है दूसरे का डी आएगा, शेप ऑफ द ऑर्बिटल बताता है। तीसरा जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल बताता है। और चौथा जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो बताता है स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये मैचिंग द कॉलम हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। रूल हैं और स्टेटमेंट दे रखे हैं। हैंड्स रूल की किसके साथ हो गया? बाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो पहले का सी है, जो हैंड्स रूल है वो क्या होता है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सब सेल डज नॉट टेक प्लेस एंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्यूपाइड, ये हैंड्स रूल होता है। फिर कहता है कि बाउ प्रिंसिपल क्या है? सेकंड का ई है, इन ए ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम ऑर्बिटल आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, यही बताता है बाउ प्रिंसिपल की हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखते हैं। तीसरा है पार्लीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो ए के साथ में मैच कर रहा है। नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। तो
उसके बाद बचा सिर्फ हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि डी से बिलोंग करता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ ए सब्सटेंस सब एटॉमिक पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली। तो ये था हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसके बाद नेक्स्ट मैच द कॉलम है क्वेश्चन नंबर 45। एक्सरे, यूवी रे, लॉन्ग रेडियो वेव और माइक्रोवेव दे रखे हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी बता रखी हैं। पहले की तो डी के बराबर होंगी 10⁻18। एक्सरे जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है इन सब में। फिर दूसरा है का है सी, यूवी का सी है 10⁻18 है। एक्सरे से थोड़ी सी कम जो एनर्जी होती है वो यूवी की होती है। और फिर उसके बाद में है लॉन्ग रेडियो वेव। लॉन्ग रेडियो वेव का तीसरे का ए है 10⁻0 से 10⁻4 होता है लॉन्ग रेडियो वेव के लिए, सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है इसके अंदर। और माइक्रोवेव जो होती हैं वो बी ऑप्शन होगा 10⁻10, इससे तो थोड़ी ही ज़्यादा होंगी रेडियो वेव से। तो ये ऑप्शन हो गया। बिकॉज फ्रीक्वेंसी वैल्यू आर इन द ऑर्डर ऑफ एक्सरे, यूवी रे, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, एंड जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी ऑफ द रेज। मैच द फॉलोइंग नेक्स्ट है, फोटोन है, इलेक्ट्रॉन है, वैल्यू इज 4 एन सेल, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, सब पढ़ेंगे आगे हम कि क्या क्या है। 46 क्वेश्चन नंबर है। फिर थर्ड ऑप्शन में कहता है कि पाई स्क्वायर, और फोर्थ में कहता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। सी में कहता है ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू एग्जिबिट बोथ मोमेंटम एंड वेवलेंथ। तो पहले का डी के साथ में रिलेशन है, एग्जिस्ट बोथ मोमेंटम एंड वेवलेंथ। दूसरे का भी डी के साथ में है, एग्जिबिट बोथ मोमेंटम एंड मोमेंट। 3 है जो पाई स्क्वायर है उसको बी और सी दोनों से ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू और बी आएगा। और फोर्थ का जो ऑप्शन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, वो सी से बिलोंग करता है, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आएगी। बिकॉज फोटोन हैज़ पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। फोटोन का जो पार्टिकल नेचर होता है और वेव नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन आल्सो हैज़ पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। इलेक्ट्रॉन का भी दोनों नेचर होते हैं, ड्यूअल कैरेक्टर होता है, पार्टिकल और वेव नेचर। साइज स्क्वायर रिप्रेजेंट्स दी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और जो साइज स्क्वायर है वो रिप्रेजेंट करती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। एंड ऑलवेज हैज़ पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए उसकी जो वैल्यू होती है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 4 फॉर n सेल एंड ऑलवेज हैव पॉजिटिव वैल्यू, इसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है, n की वैल्यू 4 है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, मैच करेंगे हम फॉलोइंग स्पीसीज कॉलम 1 से कॉलम 2 में। यहाँ पर क्रोमियम है, आयरन 2 पॉजिटिव है, निकल 2 पॉजिटिव है, कॉपर है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी हैं। पहले का डी के साथ में है क्रोमियम 24 होता है, 24 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले का डी। 3d5 4s1 क्रोमियम। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल, तो इसलिए एस में से एक इधर चला जाएगा। फिर उसके बाद में दूसरे का भी सी है। दूसरे का सी क्या कहता है, पहले का था डी, दूसरे का सी, कि जो आयरन है 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आयरन जो होता है सी के साथ मिल रहा है। 3d6 4s2, 2 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया इसमें से, यहाँ पर फिर 3d6 रह गया आयरन के लिए सिर्फ। तीसरा है निकल 2 पॉजिटिव का ए, निकल होता है 3d8 4s2, 2 निकल गए इसमें से 3d8 रह गया। और फोर्थ है कॉपर 29, इसका होगा बी, इसमें 3d9 4s2 होता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो जाएंगे डी के अंदर। फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल, 3d10 आ जाएगा 4s1। बिकॉज इसमें दे भी रखा है क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, आयरन की ये होती है, निकल की ये होती है, और कॉपर की ये होती है। इससे हम मैच कर लेंगे। असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन है अगले। तो इसमें असर्शन दिया होगा, उसका स्टेटमेंट एक रीजन दिया होगा, फिर हमने करेक्ट ऑप्शन बताना है। असर्शन क्या कहता है, ऑल आइसोटोप ऑफ ए गिवन एलिमेंट शो द सेम टाइप ऑफ केमिकल बिहेवियर। जितने भी आइसोटोप्स हैं किसी भी एलिमेंट के, वो सेम टाइप ऑफ केमिकल बिहेवियर शो करते हैं, ये असर्शन है। और रीजन क्या हो जाएगा 48वें क्वेश्चन का, ये केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम आर कंट्रोल बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बोथ ए एंड आर ट्रू बट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑल द आइसोटोप ऑफ एनी एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर एंड हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सेम एटॉमिक नंबर होता है और सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। एज इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, एटम हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो सेम टाइप ऑफ केमिकल बिहेवियर।
तो इसका रीज़न भी सही है, जितने सेम नंबर ऑफ यदि इलेक्ट्रॉन होंगे तो सेम टाइप ऑफ उसका केमिकल बिहेवियर होता है। क्वेश्चन नंबर 49, असर्शन क्या कहता है? ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल बॉडी दैट एमिट एंड ऑब्जॉर्ब रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। ब्लैक बॉडी वो होती है जो सभी रेडिएशंस की को ऑब्जर्व करती है और एमिट करती है। तो इसका रीज़न क्या दे रखा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय ए बॉडी गोज फ्रॉम ए लोअर फ्रीक्वेंसी टू हायर फ्रीक्वेंसी विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशन जो एमिट होते हैं किसी भी बॉडी से, लोअर फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर दे रखा है। तो इसका आंसर होगा बी, बिकॉज बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये इसका आंसर होगा। तो दोनों ही सही हैं लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बिकॉज करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? ब्लैक बॉडी इज ए परफेक्ट ऑब्जर्वर एंड परफेक्ट रेडिएटर ऑफ दी बॉडी। परफेक्ट ऑब्जर्वर होती है और परफेक्ट रेडिएटर होती है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 50, असर्शन क्या कहता है? इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। असर्शन दे रखी है कि किसी भी आइजनबर्ग प्रिंसिपल बता रखा है। फिर रीजन दे रखा है द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्लियरली डिफाइंड। किसी भी एटम का जो पाथ होता है वो क्लियरली डिफाइंड है। इसका उत्तर हो जाएगा सी। सी में क्या कहता है? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। करेक्ट है आर, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट है, बिकॉज सी में क्या कहता है? ये तो ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है। रीजन इसका ये फॉल्स है, क्लियरली डिफाइन नहीं होता। और ए में जो था वो आइजनबर्ग प्रिंसिपल था ही। तो करेक्ट रीजन क्या हो जाएगा? द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज नॉट क्लियरली डिफाइंड बिकॉज इट इज पोजिशन कैन नॉट बी मेजर विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। क्योंकि ये आइजनबर्ग प्रिंसिपल ये कहता है कि इट इज नॉट क्लियरली डिफाइंड बिकॉज पोजिशन कैन नॉट बी मेजर विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। एब्सोल्यूट एक्यूरेसी से हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए वो ये करेक्ट इसका रीज़न होगा, ना कि वो। तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 51, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? स्टेट द रिजल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट दैट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। एक्सप्लेन दिस इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। हमने बताना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन। व्हेन रेडिएशंस विद फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन ए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, म्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का देते हैं, स्ट्राइक द सरफेस ऑफ ए मेटल, इलेक्ट्रॉन आर रिजेक्टेड। कम से कम इतनी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होगी तभी इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होंगे। दिस मिनिमम एनर्जी एच न्यू नॉट इज कॉल्ड वेव वर्क फंक्शन। इसी को हम वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट या एच न्यू नॉट भी कह देते हैं। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इसने लिमिटेशंस को दूर करते हुए ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी आई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की लिमिटेशन को दूर किया इसने। प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने बताया इट्स जस्ट दैट रेडिएशंस एनर्जी इज एमिटेड और अब्जॉर्ब डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। इसने बताया कि जो भी एनर्जी एमिट हो रही है या अब्जॉर्ब हो रही है वो इन द स्मॉल फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी होती है, जिसको कि हम क्वांटा कहते हैं। कॉल्ड फोटोन इन केस ऑफ लाइट। लाइट के केस में हम उसे फोटोन भी कह देते हैं। एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम ई इज इक्वल टू एच न्यू। और हर जो क्वांटे की जो एनर्जी है वो ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है। एच इज प्लैंक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.6 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। टोटल एनर्जी एमिट और अब्जॉर्ब जो होती है एन एच न्यू होती है। वेयर एन इज इंटीजर है, कोई इंटीजर है भाई कितने क्वांटा आए, एन इज इक्वल टू वन नोट भी ले के चल पड़ते हैं। एनर्जी इज कॉल्ड वन आइंस्टाइन। तो एन नोट भी लेके चलेंगे। एक्सप्लेन करेंगे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। व्हेन लाइट फॉल ऑन द मेटल सरफेस एनर्जी ऑफ फोटोन अब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन। जब लाइट पड़ती है किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर, एनर्जी ऑफ फोटोन इज अब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है एंड इलेक्ट्रॉन इज dislodged from the metal only when energy absorbed h nu naught is more than the minimum energy, that is threshold energy required to the overcome the force of attraction। जब भी इनकमिंग या इंसिडेंट रेडिएशंस की एनर्जी आती है
तो इलेक्ट्रॉन्स तभी निकलेंगे जब उसकी जो एनर्जी हो वो कम से कम वर्क फंक्शन के बराबर हो और उसकी जो फ्रीक्वेंसी हो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो। उससे कम एनर्जी आएगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। द डिफरेंस इन एनर्जी इज इम्पार्टेड टू द इलेक्ट्रॉन एज इट्स काइनेटिक एनर्जी। यदि ज़्यादा एनर्जी आ गई इंसिडेंट तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी इलेक्ट्रॉन की। 10 काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर इज इक्वल टू h घटा h नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, किसी भी इलेक्ट्रॉन की इंसिडेंट रेडिएशंस की जो एनर्जी आ रही है उसमें से थ्रेशोल्ड एनर्जी हम घटा देंगे। दिस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो मैथमेटिकल रिलेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का h इक्वल टू h नॉट प्लस हाफ एम स्क्वायर। जितनी इंसिडेंट एनर्जी आई वो वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी का जोड़ होता है। वर्क फंक्शन के बिना तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं और एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। एज एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी एंड नॉट इन इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। फोटोन की एनर्जी इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ पार्टिकल फ्रीक्वेंसी म्यू इंक्रीज विद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड बट नॉट देयर काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम बढ़ाएंगे किसी भी पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर इंक्रीज होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे बट नॉट देयर काइनेटिक एनर्जी, और उनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच ए फोटोन मस्ट पॉसेस टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल। इट इज़ डिफरेंट फॉर द डिफरेंट मेटल। जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है हर मेटल के लिए अलग अलग होती है कि इलेक्ट्रॉन कब निकलेंगे किसी मेटल से, कितनी एनर्जी चाहिए कम से कम। व्हेन ए फोटोन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी 1.0 10⁻15 पर सेकंड कार्ड दी अलाउ टू हिट ए मेटल सरफेस एन इलेक्ट्रॉन हैविंग 1.9 10⁻−19 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाज एमिटेड। ये एनर्जी गिवन है और इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है मेटल की और शो करना है शो दैट द इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी एमिटेड इफ ए फोटोन विद वेवलेंथ इक्वल टू 600 नैनोमीटर हिट द मेटल सरफेस। और ये हमने शो करना है यदि फ्रीक्वेंसी 600 नैनोमीटर हो तो वो जो फोटोन है वो इजेक्ट नहीं होंगे। तो जो गिवन है वो सारी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। हमें पता होता है कि जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होती है एनर्जी होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में h होता है, h नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। h नॉट की वैल्यू यदि हम निकालें तो काइनेटिक एनर्जी उधर चली जाएगी, h घटा काइनेटिक एनर्जी म्यू नॉट इट इज़ इक्वल टू म्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी बाय h। इस पूरी इक्वेशन में हमने h से भाग दे दिया तो ये इक्वल दिया हुआ है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 1.0 10⁻15 पर सेकंड घटा इंसिडेंट लाइट दे रखी है फोटोन जो टकराते हैं म्यू की वैल्यू और काइनेटिक एनर्जी भी गिवन है और एच प्लैंक कांस्टेंट गिवन है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली है आगे 9.7 10⁻14 पर सेकंड और वेवलेंथ की है गिवन है 600 नैनोमीटर। इसको हमने मीटर में बदल लिया तो फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकाल ली c/λ। ये आगे 5 × 10⁻14 पर सेकंड। हेंस दिस फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हेंस नो इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है म्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो फिर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। ज़्यादा होनी चाहिए थी 10⁻14 है, यहाँ पर 15 है, 15 चाहिए, 14 है तो एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। क्वेश्चन 53 क्या कहता है, When an electric discharge is passed through hydrogen gas, the hydrogen molecule dissociate to produce excited hydrogen atoms. These excited atoms emit electromagnetic radiations of discrete frequency, which can be given by the general formula. वेव नंबर निकालने के लिए हमने फार्मूला गिवन है इनिशियल लाइन घटा में फाइनल लाइन। तो जब भी हम डिस्चार्ज और पास थ्रो हाइड्रोजन गैस करते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिसोसिएट होते हैं और प्रोड्यूस होते हैं एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम। दीज एक्साइटेड एटम एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जो एमिटेड करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जिसमें कि वेव नंबर गिवन है। फिर कहता है कि व्हाट पॉइंट ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम कैन बी यूज टू अराइव एट दिस फार्मूला and based on these points of derive the above the formula giving description of each step।
एंड ईच टर्म। तो इसमें क्या करेंगे हम, 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ बोर मॉडल दैट कैन बी यूज्ड टू ड्राइव द गिवन फार्मूला। फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेशनरी स्टेट्स। बोर ने यही कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ वो स्टेशनरी स्टेट्स में करते हैं, ऑर्बिट विद फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, क्वांटाइज्ड वैल्यू, और जो उनकी जो एनर्जी होती है फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स की वैल्यू एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, फिक्स होती है। एनर्जी इज एमिट और अब्जॉर्ब ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट और अब्जॉर्ब एनर्जी तभी करेगा जब वो एक लेवल से दूसरे लेवल में जाएगा। जंप करेगा तो एनर्जी चाहिए, और नीचे आएगा तो वापस एनर्जी एमिट करेगा। डेरिवेशन देख लेते हैं हम। स्टेप 1 में क्या करेंगे, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth स्टेशनरी स्टेट इज गिवन बाय nth लेवल की एनर्जी का ये फार्मूला है En = -2π² m² n² h²। m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, h प्लैंक कांस्टेंट है। स्टेप 2 में व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम आउटर स्टेशनरी स्टेट n टू द इनर स्टेशनरी स्टेट n1 द डिफरेंस इन एनर्जी डेल्टा E इज एमिटेड। जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो एनर्जी कुछ एमिट होती है, वो डेल्टा ई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। E2 लेवल में से E1 लेवल की एनर्जी घटा देंगे हम, तो ये जो वैल्यू है n की जगह पर हम 2 पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे, दोनों को घटा देंगे, तो ये जो एनर्जी आ जाएगी इनका डिफरेंस, दिस इज डेल्टा ई इज इक्वल टू h न्यू, और म्यू हो जाएगा c/λ, और 1/λ होता है वेव नंबर। तो वेव नंबर की वैल्यू हमने यहाँ पर फार्मूले में पुट कर दी, तो ये आ गया डेल्टा ई इट इज म्यू नोट। यहाँ से यदि हम निकालें म्यू नोट होता है डेल्टा ई भाग में HC से HC कट जाएगा और म्यू बार बच जाएगा डेल्टा ई के हिसाब से। तो ये वैल्यू आएगी 2π² m⁻⁶ (1/n² 1² घटा 1/n²). सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन द पाई m e c h इन द CGS यूनिट वी गेट। सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगी वेव नंबर की वैल्यू 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स 1/n² घटा 1/n²। दिस इज रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 54, कैलकुलेट द एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एमिट व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n = 3 to 2 इन ए हाइड्रोजन एटम। इसमें अपर लेवल दे रखा है 3 और लोअर लेवल दे रखा है 2। इसमें रेडबर्ग फार्मूला में पुट कर देंगे, वेव नंबर निकाल लेंगे, 1/2 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर 5/36 ये आ जाएगा 152.32.9 सेंटीमीटर इनवर्स वेव नंबर। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी यदि हम निकालें तो वो होता है E = h न्यू, और h न्यू होता है c/λ, और 1/λ होता है म्यू बार, HC म्यू बार हो जाएगा। तो h की वैल्यू होगी और c की वैल्यू होगी h प्लैंक कांस्टेंट, c वेलोसिटी ऑफ लाइट, और म्यू बार हमने कैलकुलेट ये दिखा रखा है 152.32.9। तो डेल्टा एनर्जी आ जाएगी चेंज इन एनर्जी ऑफ द लेवल्स। और यहाँ से फ्रीक्वेंसी हम निकाल लेंगे। फ्रीक्वेंसी होती है c/λ और लैम्डा होता है 1/μ, तो c 1/μ हो जाएगा। इट इज इक्वल टू ये 3 × 10⁻10 इंटू वेव नंबर हमने यहाँ पर निकाल रखा था, ऊपर ये वैल्यू पुट कर दी आ जाएगी 4.5 10⁻14 पर सेकेंड। उसके बाद एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है लास्ट 55। वाई वाज change in the Bohr model of an atom required due to which important development concept of movement of electron in an orbit was replaced by the concept of probability of finding the electron in an orbital. What is the name given to the change model of atom? तो कहता है कि भाई चेंज इन बोर मॉडल एटम रिक्वायर, बोर मॉडल को हमने क्यों चेंज करना पड़ा और उसमें क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। बोर मॉडल पास्टुलेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से अलोंग फिक्स्ड सर्कुलर पाथ विच वाज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय हेसनबर्ग एंड सेंट्रल प्रिंसिपल। बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन फिक्स पाथ में घूमते हैं, तो लेकिन ये हेसनबर्ग ने बताया कि फिक्स पाथ में नहीं घूम रहे, इनकी ना तो पोजीशन फिक्स है ना इनकी वेलोसिटी फिक्स है। तो इसमें पोस्टुलेट्स में कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। एंड डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डी ब्रोगली ने ये कह दिया कि भाई मैटर का जो ड्यूल नेचर होता है इलेक्ट्रॉन का वो सिर्फ पार्टिकल नेचर नहीं है, वेव की नेचर में भी है। तो बिल्कुल ऐसे फिक्स पाथ में नहीं चलता, वेव की तरह चलता है। कंसेप्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट वाज रिप्लेस्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ड्यू टू हेसनबर्ग एंड सेंट्रल प्रिंसिपल। तो अब क्या हो गया कि भाई हेसनबर्ग ने कहा कि इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स
ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन में नहीं घूमते, उसकी प्रोबेबिलिटी है पाने की उस रीजन के अंदर। तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी आ गया। बोर के बाद में दी चेंज मॉडल ऑफ एटम इज कॉल्ड वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, और ये जो नया मॉडल आया उसको हमने बोल दिया वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो ये चैप्टर 2 की एग्जाम्पलर प्रॉब्लम कंप्लीट होगी। चैप्टर 2 पूरा हो गया। एक्सरसाइज के क्वेश्चन पहले किए थे हमने, फिर ये एग्जाम्पलर भी हो गया। तो क्लास 11वीं का चैप्टर यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम की एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर प्रॉब्लम दोनों कंप्लीट हो चुकी हैं।